भारत ने पिछले केवल एक दशक में तकरीबन $1 ट्रिलियन का व्यापार बिजनेस धंधा वो चाइना को दिया है। आज तक तमाशे ड्रामे बहुत हुए हैं, लेकिन एक्चुअल बॉयकॉट कौन कर रहा है? चाइना का इतना बड़ा बिजनेस है हमारे साथ, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, छोटे से लेके एक 10 रुपए का मैं खिलौना लेने जाऊँ बाहर तो वो भी, और उससे स्मार्टफोन और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं। तो बॉयकॉट करना क्या मतलब पॉसिबल है इंडिया के लिए कि इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर पाए? आधे लोगों को प्रोडक्शन में लगना होगा और आधों को फोकस करना होगा उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग पर। सर ये होगा कैसे जब हर कोई सिर्फ चावल और गेहूँ उगाने पे लगा हुआ है, तो उसमें MSP मिलती है। अगर कहीं पे भी कोई आपदा आती है, इसका इम्पैक्ट ग्लोबल है। क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये नहीं है कि इंडिया के लिए नहीं है या चाइना के लिए नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट करे हुए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ऑल वॉरशिप्स, इन ऑल प्लेन्स, इन ऑल मिलिट्री इक्विपमेंट, वो शून्य है। आप अपने घर पे बैठकर आप अपनी पब्लिक को खाना नहीं खिला पाएंगे। जिस दिन चाइनीज लीडरशिप को ये समझ आ गया तो वो मी टू वी करना ही पड़ेगा। लेकिन लीगल चैनल्स भी तो हैं। अब दूसरे कंट्रीज़ के लोग या इंडियंस का दुनिया भर में जाके कहीं काम नहीं कर रहे हैं, उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। अमेरिका में इंडियन हिंदूज आर दी वेल्थिएस्ट कम्युनिटी, अमंग टॉप पे है वेल्थ में। अगर आप कहीं पे जाके वहाँ पे काम करना चाहते हो, कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो उसके लिए लीगल तरीके भी हैं। लेकिन एज ऑफ नाउ जब तक सिस्टम ही ऐसा है कि बाउंड्रीज बनी हुई हैं, ऊपर वाले ने तो एक ही ज़मीन, एक ही धरती बनाई थी, लेकिन हमने तो ऊपर वाले भी बांट लिए। आपका भी एक कनेक्शन है मणिपुर के साथ, वो बताइए। क्योंकि जो काम मणिपुर में हुआ, सरकार ने खुद आर्म्स जो है वो बांट दिए। वो इंडिया के इतिहास में अनप्रेसिडेंटेड। तो जुलाई 2023 में मैंने एक क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करी होम मिनिस्ट्री में, जो कि ना केवल देश के इम्पोर्टेंट ऑफिशियल्स लेकिन कोर्ट के ऑफिशियल्स के खिलाफ भी थी। हम यहाँ से तकरीबन 100 मीटर की दूरी पे बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जितना इस देश का नुकसान किया है वो और किसी ने नहीं किया। आज हमारे देश की मैक्सिमम मीडिया इस देश को नुकसान पहुंचा रही है, और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस देश को नुकसान पहुंचाया है, पॉलिटिशियंस, सरकारों ने इस देश को नुकसान पहुंचाया है, तो इससे शायद कहीं ज़्यादा नुकसान जो डेमोक्रेसी का ये एक बहुत अहम स्तंभ था, जिसका काम है जो है उसे सामने दिखाओ, वो मीडिया है। नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ इंडिया में, जो है मथुरा रोड पे। हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं, आपको मैं इंट्रोड्यूस उनसे कराऊंगा। और जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि हम लोग अलग अलग मुद्दों पे जो इम्पोर्टेंट हैं हमारे देश के लिए, कल्चर के लिए और सोसाइटी के लिए, उन मुद्दों पे आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करते रहेंगे। इसी तरह का एक नया केस या एक नया मुद्दा, एक नई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है रिगार्डिंग चाइना, जो सर का एक प्रोजेक्ट है, उसके बारे में सर से जानेंगे। आइए मिलते हैं सर से। हेलो सर। नमस्कार। सर आप एक इंट्रोडक्शन दीजिए हमारे व्यूअर्स को अपना। मेरा नाम एग्नोस्टोस थियोस है और सिख चेंबर ऑफ कॉमर्स का चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेसी पे काम करता हूँ। खुद एडवोकेट नहीं हूँ, लेकिन मेरे साथ देश के बेस्ट कैलिबर्ड एडवोकेट्स जुड़े हुए हैं, जो कि देश के अहम मुद्दे, चाहे वो किसानी से रिलेटेड हों, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हों, उस पे मेरे काम को सपोर्ट करते हैं। और इन सारी चीज़ों को करने का मेन ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हमारे देश की तरक्की हो, ग्रोथ हो, सिटीजन्स जो हैं वो हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में ग्रो कर सकें। ओके, अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अभी आप सुप्रीम कोर्ट से ही आ रहे हैं, राइट? जी। ओके, तो सर स्टार्ट करते हैं फिर जो आज का मेन टॉपिक है। तो आपने जो शेयर किया था वो है कुछ प्रोजेक्ट चाइना, तो क्या प्रोजेक्ट है वो और क्या एड्रेस करना चाह रहे हैं आप उस प्रोजेक्ट के थ्रू? हमने एक ऑनलाइन पिटिशन शुरू करी है एड्रेस टू मेनली सिटीजन्स ऑफ चाइना। ओके।
कि वो अपने देश की लीडरशिप को ये कहें कि चाइना भारत को नुकसान पहुंचाना बंद करे। भारत ने पिछले केवल एक दशक में तकरीबन $1 ट्रिलियन का व्यापार, बिजनेस, धंधा वो चाइना को दिया है। इसके बावजूद चाइना की पॉलिसी, चाइना का बिहेवियर, चाइना के मैनरिज्म्स वो भारत के हित में नहीं है। और एज ए चेंबर ऑफ कॉमर्स, एज ए सिटीजन, एज अ कस्टमर, इन सारी चीज़ों को हम देखते हैं तो ये बहुत ही विचलित करता है कि मैंने आज तक अपनी लाइफ में कहीं भी किसी बिजनेस को अपने कस्टमर को नुकसान पहुंचाते नहीं देखा। कहीं भी किसी बिजनेस को बंदूक के दम पर कस्टमर से बिजनेस लेते हुए नहीं देखा। एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट है कि आपका जो कस्टमर होता है, आप तो उसके जाके आगे नतमस्तक होते हो। कस्टमर इज किंग, कस्टमर इज गॉड कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे कस्टमर के हितों को नुकसान पहुंचा के ऑलमोस्ट एक एक्सटॉर्शन किया जा रहा है। इसलिए इस पिटिशन को शुरू किया, और कि चाइनीज सिटीजन्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस व्यापार से बेनिफिट कर रहे हैं। जब एक इकोनॉमी में पैसा जाता है तो उसकी सिर्फ गवर्नमेंट नहीं उससे बेनिफिट लेती, मेन तो सिटीजन्स बेनिफिट लेते हैं। ठीक है। एंड चाइना का वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स भारत है। तो चाइनीज सिटीजन्स अपने हित में ये कदम उठाएं और अपनी सरकार को, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहें कि आप भारत को नुकसान पहुंचाना बंद कीजिए, क्योंकि ये चाइना के अपने हित में भी नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए आपने वो ऑनलाइन पिटिशन का चला रखा है। तो उसमें तो ये ऑनलाइन जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे तो उसके बाद क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, उसके बाद प्रोसेस यही है कि वो पिटिशन एक एंड डेट पर हम चाइनीज गवर्नमेंट को भेजेंगे। ओके। एंड उन तक ये मैसेज क्लियरली थ्रू मीडिया, थ्रू अ फिजिकल कॉपी ऑफ द पिटिशन एंड थ्रू वेरियस अदर इनिशिएटिव्स within the bounds of the legal framework of the country, of the globe, उन तक पहुंचाएंगे। और अगर वो खुद ही इस चीज़ को मानते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज हम उस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे और वो नेक्स्ट कदम लेंगे जो हम लेना चाहते नहीं। लेकिन मेन फर्स्ट स्टेप ये है कि ये मैसेज चाइनीज़ गवर्नमेंट तक पहुँचे और वो अपने काम करने के तरीके को भारत के खिलाफ चेंज करें। तो आप बेसिकली यहाँ पे चाइना के जो सिटीजन्स हैं उन्हें एड्रेस कर रहे हैं इस अपील के थ्रू, फर्स्ट स्टेप में ना। ओके। तो आपने बोला कि अगर इतने में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट स्टेप लेना पड़ेगा जो हम नहीं चाहते कि लिया जाए। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? वो बॉयकॉट ऑफ चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। बॉयकॉट ऑफ चाइनीज़। तो चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट तो वैसे भी बीच बीच में उठता ही रहता है, कुछ हो जाता है चाइना के साथ, तो आता रहता है सोशल मीडिया पे कि चाइनीज़ प्रोडक्ट का बॉयकॉट करना है। देखिए, एक होता है मीडिया के थ्रू कुछ चीज़ें उछालना, हाँ। एक होता है एक्चुअल वॉर फुटिंग पे वो चीज़ ऑन ग्राउंड करना। आज तक तमाशे ड्रामे बहुत हुए हैं, लेकिन एक्चुअल बॉयकॉट कौन कर रहा है? ठीक है, आज वक्त है कि अगर चाइना नहीं सुधरता, अपनी पॉलिसीज़, अपना एटीट्यूड नहीं चेंज करता, तो हमें ऑन ग्राउंड लोगों को घर घर तक ये पहुंचाना है कि वाकई में ही आप एक ऐसे देश को अपनी धनराशि दे रहे हैं जो आपके खिलाफ काम कर रहा है। क्या एक सांप को आप खिलाते पिलाते रहेंगे अगर वो आके बार बार आपको डस रहा है? ओके। तो इसमें सर चाइना का इतना बड़ा बिजनेस है हमारे साथ, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, छोटे से लेके एक 10 रुपए का मैं खिलौना लेने जाऊँ बाहर तो वो भी, और सिर्फ स्मार्टफोन और बड़े बड़े प्रोडक्ट्स हैं। तो बॉयकॉट करना क्या मतलब पॉसिबल है इंडिया के लिए कि इंडिया चाइना के प्रोडक्ट्स को बॉयकॉट कर पाए? देखिए, पहला स्टेप तो ये है कि ये स्थिति आनी ही नहीं चाहिए थी। ठीक है।
हमें इंश्योर करना चाहिए था कि हमारे यहाँ की इंडस्ट्री को हम सपोर्ट करते, लेकिन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने क्योंकि इंडस्ट्री को वो सपोर्ट नहीं दिया जो चाइना अपनी इंडस्ट्री को देती है, इसीलिए हम एक ऐसी स्थिति में आए जहाँ पे हमें ज़्यादा कन्वीनियंट लगा कि हम चाइना से जाके खरीद लें, खुद मैन्युफैक्चर ना करें। उसके हमें प्रोज तो नज़र आ गए, बहुत लोगों ने उससे बहुत पैसा कमाया, लेकिन ओवरऑल बेनिफिशियरी तो चाइना है, चाइनीज सिटीजन्स हैं। हमारे यहाँ से तो आज ट्रेड डेफिसिट है, साल बर साल तकरीबन $100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। ठीक है, जिसको ट्रेड डेफिसिट नहीं पता, मतलब कि जितना सामान हम चाइना को बेचते हैं वर्सेस उससे जो खरीदते हैं, उसमें जो अंतर है वो चाइना की तरफ पॉजिटिव है $100 बिलियन से, और साल भर साल। अब अगर आज हम ये फैसला कर लें कि नहीं, मैं उसको अपने पैसे नहीं दूंगा जो मेरा नुकसान कर रहा है, तो क्या होगा? क्या हम साल 2 साल इन खिलौनों के बगैर काम नहीं चला सकते? क्या हम देश में एक रिसाइकल इकोनॉमी नहीं चला सकते? आज मेरे बच्चों को खिलौने की ज़रूरत नहीं है तो मैं वो खिलौना दान कर दूं। आज मेरे बच्चों को इस शर्ट की ज़रूरत नहीं है, मुझे इस शर्ट की ज़रूरत नहीं है, मैं उसको दान कर दूं, रिसाइकल करें हम। एक पूरी रिसाइकलिंग इंडस्ट्री खड़ी हो सकती है जो सिर्फ ये करे, आपने ये शर्ट डाली हुई है, मैंने ये शर्ट डाली हुई है, फर्स्ट क्लास है। आज हम क्या अपनी डिमांड्स को, अर्जेस को क्या 2 साल के लिए बैकफुट पे डाल सकते हैं अपने देश हित में, और हम बोलेंगे नहीं, मैं वही कपड़ा लूंगा जो मेरे देश में बनेगा, मैं वही खिलौना लूंगा या लूंगी जो मेरे देश में बनेगा, मैं वही प्रोडक्ट लूंगा या लूंगी जिससे मुझे श्योरिटी है कि जो मेरा नुकसान पहुंचाने की फितरत रखता है या पहुंचा रहा है, मेरे दुश्मनों को सपोर्ट कर रहा है, या ऐसी और फॉरेन पावर्स को सपोर्ट कर रहा है जो मेरे भारत को प्रायोरिटी नहीं बनाते और उसका नुकसान करना चाहते हैं, मैं उनके साथ कोई डीलिंग नहीं रखूंगी। अब इसी बात से मुझे एक थोड़ा सा याद आ गया कि थोड़ा बहुत सिमिलर केस था शास्त्री जी के टाइम पे, जब फूड सिक्योरिटी का केस था, जब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्होंने भी इसी तरह का एक नारा दिया था कि हम व्रत रखें और अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएं ताकि जितना है उससे काम चले, और जब तक हमारी प्रोडक्शन बढ़े उसके बाद फिर हम अपना आराम से चलाएंगे। इस तरह का उस टाइम पे भी कुछ हुआ था, बट वो रिलेटेड था ओनली फूड आइटम्स, जैसे गेहूं, दाल वगैरह, ये सब हम बाहर से लेते थे, तो उस टाइम वो बंद हो गया था। तो अभी आपने बोला कि हम लोग अपने पास जो हमारे पास जो अवेलेबल है उसको रिसाइकिल करके या फिर अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खड़ा करके हम ये कमी पूरी कर सकते हैं अगर हमें बॉयकॉट करना पड़ गया तो लेकिन इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खड़ी करने में भी हमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें चाइना से ही मिलती हैं, जिन्हें रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है या सेमीकंडक्टर्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को खड़ा करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले 5-10 साल में खासकर जब से ये गवर्नमेंट आई है, बीजेपी गवर्नमेंट, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए न्यूज़ में आता रहता है कि हमने ये कोशिश कर रहे हैं, ये कोशिश। फॉर एग्जांपल जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन पहले 90% इम्पोर्ट होते थे, अब 10% इम्पोर्ट हो रहे हैं, 90% इंडिया में ही बन रहे हैं स्मार्टफोन्स। तो ये हमने एक काउंटर कर लिया है ऑलरेडी इस फील्ड में, बट और भी फील्ड हैं बहुत सारी। तो सेमीकंडक्टर फॉर एग्जांपल, हर इलेक्ट्रॉनिक में सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो इंडिया में अभी नहीं बन रहा है। 3-4 साल पहले से चल रहा है कि हाँ, मोहाली में कहीं पे एक इंडस्ट्री उसकी लगा रहे हैं, कोई मिनिस्टर भी एलोकेट किया है, वो घूम रहे हैं, कभी कभी न्यूज़ आ जाती है, मगर अभी एक्चुअल उसका कुछ आउटपुट है नहीं। ठीक है, वो इंडस्ट्री वहाँ पे खड़ी भी हुई है कि ये भी नहीं पता। तो तब तक के लिए कैसे करेंगे? बहुत छोटी छोटी चीज़ें और बड़ी बड़ी चीज़ें चाइना से ही आती हैं, हमें टाइम लगेगा 5 साल, 10 साल, शायद 15 साल वहाँ तक पहुँचने के लिए। तो तब तक कैसे सर्वाइव कर पाएंगे? देखिए, आपने जो कहा मोबाइल फ़ोन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, जो ऑन ग्राउंड मैंने रिसर्च करी, हमने जाना, तो आज भी असेंबली हो रही है इंडिया में। वो मेड इन इंडिया नहीं है, वो असेंबल्ड इन इंडिया बन रहा है। गुड्स बाहर से आ रहे हैं, यहाँ उनकी असेंबली हो रही है। हाँ। राइट, हमें उसको चेंज करना होगा अगर ज़रूरत पड़े तो। मैं आज भी ये कहता हूँ कि ज़रूरी नहीं है हम वो करें, लेकिन अगर करने की ज़रूरत है और चाइना को ये समझाने की ज़रूरत है कि आप सुधरिए, नहीं तो हमारे में इतनी ताकत शक्ति है कि हम सारे एक साथ मिलके हम मुहिम चला सकते हैं,
हमें व्रत रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फालतू खर्चा ना करें। क्यों ज़रूरत है मुझे साल भर साल नया आईफोन लेने की? क्यों ज़रूरत है मुझे हर साल 6 महीने में अपना फ़ोन चेंज करने की, गाड़ी चेंज करने की, नया कपड़ा खरीदने की? जो मेरी ज़रूरत की चीज़ें हैं, बिल्कुल मेरे पास वो सब होनी चाहिए। आप अच्छी चीज़ खरीदिए, एक बारी खरीदिए। कहते हैं सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। आप अच्छी चीज़, मेड इन इंडिया महंगा है क्यों? क्योंकि हम क्वालिटी अच्छी बनाते हैं। और क्या चाइना के अलावा दूसरी मार्केट्स नहीं है? क्या वियतनाम प्रोडक्ट्स नहीं बनाता? क्या और दूसरे देश प्रोडक्ट्स नहीं बनाते? हम इंश्योर करें कि हम दूसरे देशों से लेना शुरू कर लें। आज गाड़ियां हैं, हम दूसरे देशों से ले लें, क्या हो गया? मुझे जितनी गाड़ी की ज़रूरत है, क्या वो इंडिया में नहीं बन रही? क्या मैं एक गाड़ी 2 साल के लिए लेना पोस्टपोन कर सकता हूँ या कर सकती हूँ? एडिशनली हम उन सारी चीज़ों पे साथ में फोकस करें जिसमें हम स्ट्रॉन्ग हैं। हमें आज ज़रूरत है कि हम वैसे एक कृषि प्रधान देश हैं। तो अगर हम सिर्फ इतना फोकस कर लें कि हम दुनिया की ब्रेड बास्केट बन जाएं, हमें ज़रूरी नहीं है कॉपी पेस्ट करने की, लेकिन मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ 6 महीने साल का अगर ये पूरा देश एक साथ आ जाए और कहे कि हाँ आप जो कह रहे हैं वो एकदम दमदार बात है और हम इस पे काम करेंगे, चाइना की पॉलिसी ऑटोमेटिक बदलेगी। मैं नहीं चाहता कि हम डुप्लीकेट करें किसी भी चीज़ को। हमारी अगर शक्ति है कृषि में, हमारी धरती उपजाऊ है, मैं चाहूँगा कि हमारे देश का जो श्रमिक है वो उसमें ध्यान लगाए, उससे और बढ़ोतरी करे। साथ के साथ हाँ, हम अपने आप को इतना काबिल बना लें कि कोई हमारे ऊपर धौंस ना दिखा सके और उसको समझ आए कि कस्टमर के साथ बिहेवियर कैसा होता है। आप अपने किसी कस्टमर के साथ बदतमीजी कीजिए, आप अपने किसी कस्टमर के साथ धौंस दिखाइए, वो आपको लात मार के बाहर बिठा देगा। आज वक्त ये है कि चाइना को सिर्फ ये समझाने की ज़रूरत है कि आप हमारी ज़मीन हड़प के बैठे हो, आप हमारे को धौंस दिखाते हो, आप हमारे दुश्मनों को जाके सपोर्ट करते हो, टेक्नोलॉजी देते हो, हवाई जहाज देते हो, वो भी देते, जो कुछ भी देते हो वो नहीं चलेगा। सर इसमें बार बार आप कस्टमर वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो आप इंडिया को एज अ कस्टमर ही को कंसिडर कर रहे हो व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया चाइना रिलेशंस? वो इसलिए क्योंकि अभी ट्रेड डेफिसिट चाइना के फेवर में है। एट द सेम टाइम हमें ये भी डिसाइड करना होगा कि हम अपने यहाँ का जो प्रोडक्शन है वो बोलें कि हम चाइना को नहीं बेचेंगे, या बेचेंगे तो हम दुगने दाम पे बेचेंगे, 10 गुने दाम पे बेचेंगे। चाइना हमसे बहुत सारी चीज़ें खरीदता है, उसको प्रोसेस करके हमें दुगने, तिगने, 4 गुने दाम पे वापस बेचता है। हमें ये समझना होगा, और मैं बार बार कृषि क्षेत्र के लोगों को भी बार बार ये समझाता हूँ कि जो पैसा है वो अन्न उगाने में नहीं है, वो उसकी प्रोसेसिंग और मार्केटिंग में है। कृषि को अगर हमने बढ़ाना है तो हमारे देश के किसानों को एक साथ आकर छोटे छोटे कोऑपरेटिव बनाकर आधे लोगों को प्रोडक्शन में लगना होगा और आधों को फोकस करना होगा उसकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, ब्रांडिंग पर। हर डिस्ट्रिक्ट अपना एक कोऑपरेटिव बना के उसको बेस्ट प्रोसेसिंग करके ज़्यादा पैसे कमा सकती है। सर ये होगा कैसे जब हर कोई सिर्फ चावल और गेहूं उगाने पे लगा हुआ है, क्योंकि उसमें एमएसपी मिलती है, तो ये कैसे हो पाएगा? हर कोई तो चावल गेहूं से आप कितने प्रोडक्ट बना सकते हो और कितना पैकेज करके क्या कर लोगे? डाइवर्सिटी तो है नहीं। एमएसपी प्रॉपरली तो उस पर भी नहीं मिलती। ठीक है, इसी पे हमारी एक पिटिशन कोर्ट में पेंडिंग है। अच्छा। जिसमें सरकार जवाब नहीं दे रही, आज 1 साल हो गया। अच्छा, क्या है वो बताइए। वो है, हमने डिमांड करी थी कि नेशनल फार्मर्स पॉलिसी 2007 जो कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कमेटी रिपोर्ट के बेसिस पर बनी थी, उसको आप पूरी तरह अमल में लाइए। 2007 की नेशनल फार्मर्स पॉलिसी बनी हुई, वो आज तक पूरी अमल में नहीं आई। कोर्ट में हमने याचिका डाली पिछले अप्रैल, मई 4, 2024 को उसकी सुनवाई हुई। कोर्ट ने इमीडिएटली नोटिस इशू किया सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स को, क्योंकि हमने ये भी चैलेंज किया कि आप एफटीओ कैसे जाके साइन कराए।
जो कि नेशनल फार्मर्स पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। हमारा इंटरेस्ट सर्वप्रधान है। आप दूसरे नेशंस का इंटरेस्ट में कैसे आप कोई चीज़ साइन कर सकते हो? कोर्ट ने डायरेक्ट नोटिस इशू कर दिया और सरकार को एक टाइम दिया कि आप इतने टाइम में अपना रिप्लाई फाइल कीजिए। सरकार आई, नाम मात्र अपना कि हाँ हम आ गए हैं, लेकिन जवाब आज 1 साल हो चला है, सरकार ने जवाब नहीं दिया। सरकार किसानों के हित में काम कर ही नहीं रही, एमएसपी उनको देना ही नहीं चाह रही। अगर सरकार ने नेशनल फार्मर्स पॉलिसी और सक्सेसिव गवर्नमेंट्स, ये नहीं कि सिर्फ ये आज की गवर्नमेंट, सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने नेशनल फार्मर्स पॉलिसी 2007 अगर इम्प्लीमेंट भर कर दी होती तो देश में रेवोल्यूशन आ गया होता, एक ग्रीन रेवोल्यूशन 2.0 जिसको मैं कहता हूँ, जिसकी आज भी ज़रूरत है। अगर वो आया होता तो पूरा देश तरक्की करता है। क्यों? क्योंकि 60% फैमिलीज हमारे देश की वो किसानी पर निर्भर है आज भी। ठीक है। अगर 60% देश तरक्की करेगा तो पूरा देश तरक्की करेगा। लेकिन हमने उन 60% को ऐसे एक मुकाम पे खड़ा किया हुआ है कि वो सांस तक नहीं ले पा रहे, तभी उनको प्रोटेस्ट करना पड़ता है, धरना देना पड़ता है, आवाज़ें उठानी पड़ती हैं। लेकिन गवर्नमेंट तो लेके आई थी फार्म लॉस 2020 में, जो वापस हो गए। आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा, आपको सिर्फ ये करना था, आपकी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पॉलिसी तो आप पहले इम्प्लीमेंट कीजिए। वो नेशनल फार्मर्स पॉलिसी किसी और की नहीं थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी, जो कि डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को फुली एक्सेप्ट करने के बाद बनी थी। 2007 की जो पॉलिसी आप बता रहे हो और जो 2020 के लॉज थे, इसमें डिफरेंस है काफ़ी? बहुत ज़्यादा। अच्छा। 2020 के लॉज जो हमने उसको स्टडी किया, एनालाइज किया, एक्सपर्ट से बात करी, वो ना केवल किसान के हित में नहीं थे, वो पूरे देश के हित में नहीं थे। क्योंकि उससे होर्डिंग पॉसिबल है, उससे किसान कोर्ट नहीं जा सकता, उससे कितनी चीज़ों के प्राइसेस शूट अप हो सकते हैं। आप किसान को ऑन ग्राउंड सिर्फ उसकी फसल का प्रॉपर रेट इंश्योर कर दीजिए। आपका काम सिर्फ इतना है, बाकी किसान खुद कर लेगा। आज किसान को 2 रुपये किलो टमाटर मिलते हैं, 2 रुपये किलो उसको रेट इंश्योर सर ऐसे कैसे कर सकते हैं जब तक क्वालिटी पता नहीं है? तो अगर रेट इंश्योर कर दिया फिर किसान बोलेगा नहीं कैसी भी क्वालिटी है, रेट तो तय है, आप इसी पे लो। देखिए, हर चीज़ के पैरामीटर सेट होते हैं। ये नहीं है कि मैं आपको कूड़ा दे रहा हूँ और मैं आपसे सोने के दाम लूँगा, पॉसिबल ही नहीं है ना। तो रेट फिक्स, वही तो मतलब रेट फिक्स से मुझे तो यही समझ में आया। तो रेट फिक्स कैसे? देखिए, इंटरनेशनल कॉन्ग्लोमरेट्स इंडिया में आते हैं, वो अपनी पसंद की चीज़ उगवाते हैं, लेकिन उसमें भी अगर क्वालिटी ठीक नहीं है तो वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है। सेम हमें करना है, लेकिन हमें पहले इंश्योर तो करना है ना कि अगर किसान ने एक चीज़ को की उपज में 10 रुपए खर्चे हैं, प्लस अपना टाइम लगाया है, हम उसको वैल्यू तो दे दें। मिनिमम वैल्यू आप कह रहे हो कि एक एटलीस्ट मिल जाए, फिर क्वालिटी पे उसका प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है। अगर उसने टोटल मिला के 15 रुपए का उसका खर्चा आया है तो उसको कम से कम 20 रुपए तो मिलना चाहिए, 25 रुपए तो मिलना चाहिए। उसको मिल रहा है 2 रुपए, वो इसीलिए उसको हाईवे पे फेंक देता है, नहर में फेंक देता है, सड़क पे आग लगा देता है और इवेंचुअली खुद को फांसी लगा लेता है। अभी जो प्रोडक्शन रेट है हमारा, उसमें जो चावल गेहूं का जो रेशो है वो आपको लग रहा है सही है, या डाइवर्सिफाई होना चाहिए लोगों को यहाँ से हटके और क्रॉप्स की तरफ जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी कोविड के टाइम पे मैंने देखा था, कोई फैमिली थी शायद मेरठ के आसपास की, तो उसमें जो लड़की थी वो फ़ॉरेन से आई थी और कोविड लग गया तो वो जा नहीं पाई जॉब के लिए। उसने फिर इंटरनेट से कहीं देख के उसने अपने ज़मीन तो काफ़ी थी उनके घर के आसपास, उन्हीं की थी, उसने स्ट्रॉबेरी वहाँ पे उगाना शुरू करा और वो फिर इतना सक्सेसफुल बिजनेस हो गया उसका। तो मतलब इससे क्या हो रहा है, उसने कुछ नया सोचा जो मार्केट में नहीं है, डाइवर्सिफाई किया। अगर वहाँ पे सिर्फ चावल गेहूँ उगाते रहते तो कैसे काम चलता? तो उससे बेटर है ना कोई नया चीज़ सोचा जो ज़्यादा वैल्यू दे सकती है। देखिए, डाइवर्सिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट 2018 में जलंधर के एक डिस्ट्रिक्ट के लिए मैंने पूरा ये प्लान तैयार किया था और उनको दिया था कि कैसे, मैं जब वहाँ पे गया, उस जगह का नाम है बाजवा कला। ओके। पिंड है वो, ठीक है, विलेज है।
शाहकोट डिस्ट्रिक्ट में आता है। ठीक है। मैं जब वहाँ कुछ बारी गया, उस विलेज को हमने अडॉप्ट किया हुआ था, तो हम काफ़ी वहाँ पे चीज़ें कर रहे थे। फिर उनकी पूरी टीम आई मेरे घर पे, मेरे साथ पूरा हफ्ता रहे और मैंने उनके लिए पूरा एक प्लान तैयार किया। मुझे वहाँ पे एक चीज़ जो नज़र आई कि वहाँ पे कोने कोने में गुलाब निकल रहा है। तो मैंने उनके लिए पूरा प्लान तैयार किया कि एक जो विलेज लैंड होती है, 20 एकड़ की उनके पास विलेज लैंड खाली थी, जो कि एक स्वैम्प बना हुआ था। मैंने उनको कहा इस पे आप रोज़ फार्मिंग कीजिए। जो गांव का एक तबका है जो कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड है, जिसके पास कुछ करने को नहीं है, आप उनको एम्प्लॉयमेंट वहाँ दीजिए, उनको हिस्सेदारी दीजिए। 20 एकड़ में अगर आप रोज़ उगाएंगे तो आपकी विलेज की टर्नओवर इतनी है कि आपके पूरे विलेज को कोई गवर्नमेंट एड की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि रोज़ इतने एक्सपेंसिव तरीके से बिकता है। लेकिन उसमें भी हमें उनको ये हर जगह को ये समझाना है कि आपको उसको सिर्फ उगाना नहीं है और 5 रुपए में रोज़ को नहीं बेचना। आपकी हिस्सेदारी होनी चाहिए फाइनल प्रॉफिट में। और ये मॉडल जो है, बिजनेस का मॉडल जो है, वो ये रहता है कि अगर 100 रुपए की किसी चीज़ की MRP है, उसका 30, 35, 40% वो प्रोड्यूसर के पास आना ही चाहिए MRP का, राइट। MRP इस पे नहीं डिसाइड होती कि प्रोड्यूस की कॉस्ट क्या है। जो भी MRP है, आज हम बार कोडिंग के थ्रू, QR के थ्रू ये जान सकते हैं कि मेरा उगाया हुआ आलू, प्याज, गुलाब, वो एंड प्रोड्यूसर ने, एंड बायर ने कहाँ खरीदा, कितने का खरीदा। ठीक है। उसका मुझे 35-40% मिलना ही चाहिए। और उस 35-40 में से शायद जो उसका कॉस्ट और जितना लगा है वो 15 या 20% होगा, और बाकी 15-20% उसका मार्जिन रहेगा। बिल्कुल, राइट। बीच का जो पर्सन है, जो फैसिलिटेटर है, वो भी 30-35% कमाए। जो फाइनल सेलर है वो भी 30-35% कमाए। ये एक रिटेल का मॉडल है। और इस मॉडल को हम किसानी में क्यों नहीं इम्प्लीमेंट कर रहे? हमें सिर्फ ये इंश्योर करना है, किसानों को बार बार मैं ये कहता हूँ, समझाता हूँ कि देखिए, आपको कहीं धरना देने की वैसे ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ जो आज हम चाइना के साथ कर रहे हैं, वही मॉडल किसानों को भी करना है। आप इकट्ठे हो जाइए, आप बोलिए कि मैं अपने गांव में ये स्टोरेज फैसिलिटी मैंने अपनी बना ली, मिलके पूरे गांव ने, गांव वाले से यूज़ करेंगे, गांव वाले पूरे मिलकर पूरे गांव की फार्मिंग करेंगे। ये नहीं है कि ये लैंड मेरा है, ये लैंड मेरा है, मैं भी यहाँ अपना ट्रैक्टर लगाऊं, तुम वहाँ ट्रैक्टर लगाओ, तुम वहाँ ट्रैक्टर लगाओ। नहीं, इकट्ठे आइए, कलेक्टिव फार्मिंग कीजिए। पूरे गांव की ज़मीन का परसेंटेज आपके पास है। अगर मान लीजिए एक गांव में 2000 एकड़ है और आपकी 20 एकड़ है, आपका ऑटोमेटिक परसेंटेज आ गया। आपका 2 एकड़ है, ऑटोमेटिक परसेंटेज आ गया। आपका 10 एकड़ है, 100 एकड़ है, ऑटोमेटिक परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूट हो गया। किसान आंदोलन जो पहला हुआ था, उसमें बहुत लोगों ने ये किया कि वो धरने पे बैठते थे, पीछे उनके दूसरे जो हैं गांव वाले लोग, उनका खेत में पानी भी देते थे, चारा भी डालते थे, पशुओं को बीज भी डालते थे। वही मॉडल यहाँ करना है। 50% लेबर में काम हो रहा था, आज आप वही मॉडल अप्लाई कीजिए। 50% लोग फार्मिंग करें, बाकी 50% जो नेक्स्ट जनरेशन है वो कैसे फार्मिंग से जुड़ेगी? वो तभी जुड़ेगी जब आप उनको वो करने देंगे जहाँ पे उनकी शर्ट, जो आपने उनको अपनी मेहनत से, खून पसीने से लेके दी, वो शर्ट गंदी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट जनरेशन इसलिए छोड़ देती है ना कि उसको उस कीचड़ में नहीं जाना। आप लाइए नई फार्मिंग टेक्निक्स, लाइए आप डाइवर्सिफिकेशन, लाइए आप बेस्ट जो है इक्विपमेंट लाइए, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन को उसकी पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, मार्केटिंग करने दीजिए। उससे देश का फायदा होगा। और सेम मॉडल हमें चाइना में करना है कि हम कलेक्टिवली हर काम करें, और कलेक्टिवली ये हम निष्कर्ष निकालें और फैसला लें कि मैं अपना पैसा या अपना प्रोडक्ट भी उसको नहीं बेचूंगा या बेचूंगी जो मेरे देश के हित में मेरे साथ नहीं खड़ा। यही अप्रोच शायद थी जो आपने अपनी पेटिशन में लिखा हुआ है, मी टू वी। यही अप्रोच है वो। और इसका डबल मी टू वी 2 पार्ट्स हैं। एक है कि भारतीय नागरिक, आज मेरा सेल्फिश इंटरेस्ट है कि मैं पैसा जल्दी कमा लूं, तो मैं चाइना से सस्ता माल ले आया, उसको मैंने यहाँ बेच दिया। दूसरा है इंटरनेशनल वी। चाइना बोलता है मी,
चाइना के मी को अगर हम मी को देखते हैं और उसको बिल्कुल हम उल्टा कर दें, जैसे इंग्लिश शब्द लिखा होता है वो वी में बदल जाता है, कि चाइना इंडिया कलेक्टिवली भी तो काम कर सकते हैं। बिल्कुल। आज हम एक ऐसे कगार पे खड़े हैं जहाँ क्लाइमेट चेंज ना केवल दस्तक दे रहा है, वो एक बहुत बड़ी थ्रेट है। और हमारे पास अब तो 2030 तक का भी टाइम नहीं है जब टेम्परेचर इतना शूट अप हो जाएगा कि आप खेती नहीं कर पाएंगे। आज भी हम देख रहे हैं फॉरेस्ट फायर्स, फार्म फायर्स, वो ऑलरेडी लगनी शुरू हो चुकी है। टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर आधा डिग्री बढ़ गया है। ज़्यादा बढ़ चुका है, बताया नहीं जा रहा, ये भी हो सकता है ना। दिल्ली में टेम्परेचर 50 डिग्री क्रॉस कर जाता है, ये बताया जाता है साइंटिस्ट द्वारा, लेकिन हमें बताया नहीं जाता। हाँ, 48-49 पे रुक जाते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं दिखाते कभी। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने कहा है कि लास्ट ईयर टेम्परेचर तो 52-54 क्रॉस कर गया था। हाँ, इस बारी भी ऑलरेडी जो गर्मी थी, चाहे टेम्परेचर आपका रिकॉर्ड 48-49 कर रहा है, लेकिन इट फेल्ट लाइक 52-54। हाँ, ये तो देखा मैंने। अगर आपको मुझे 52-54 लग रहा है, तो ये जो पौधा है उसकी क्या हालत हो रही है, ये जो पेड़ है उसकी क्या हालत हो रही है ना। और उसके पीछे जो पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें कीटाणु भी है, बिना कीटाणु के क्या ये पौधा उग सकता है? नहीं, वो चाहिए, वो भी चाहिए। उसकी क्या हालत हो रही है, मिट्टी की क्या हालत हो रही है। जब वो सारा जलना शुरू हो जाएगा, इम्पैक्ट किसानी पे भी आएगा। तो क्या आज इंडिया और चाइना मिलके वर्ल्ड की 2 लार्जेस्ट पॉपुलेशंस, क्या हम मिलके काम नहीं कर सकते इंस्टेड ऑफ बीइंग एट लॉगर हेड्स? हिस्टोरिकली भी करते थे। अगर पुराना हम पढ़ते हैं 1st सेंचुरी, 2nd सेंचुरी, 3rd सेंचुरी में, तो जब बुद्धिज़्म जब फैल रहा था इंडिया से, तो उस टाइम इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे थे, ट्रेड में भी और कल्चरली भी और रिलीजन वाइज तो बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशन थे। मैंने उसके बारे में बहुत पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा था तो आई थिंक वही दौर हमें एज एन एग्जाम्पल लेके जाना है चाइनीज़ गवर्नमेंट के पास, और उसको ग्लोबल एग्जाम्पल बनाना है कि हम आज अनफॉर्चुनेटली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स एक दूसरे को तबाह करने में लगा रहे हैं। वॉर इंडस्ट्री इज द बिगेस्ट इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। इंस्टेड कि वही ट्रिलियन डॉलर्स आप एक दूसरे को ग्रो करने में लगाइए, वॉर ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। अगर मैं आपसे लड़ता रहूंगा कि आपकी ये शर्ट मुझे चाहिए, वॉर वाजिब है। यही मैं कहूँगा कि आइए धीरज, हम मिलके काम करते हैं, एक शर्ट मेरी, एक शर्ट आपकी, हम कलेक्टिवली काम करते हैं, हम 5 शर्ट्स बना लेंगे, 3 आपकी, 2 मेरी, 3 मेरी, 2 आपकी, जो भी, या एक शर्ट हम कॉमन रखेंगे, है ना। तो मैं और आप दोस्त हो गए। ठीक है। इसी तरीके से दुनिया में तकरीबन 8 बिलियन लोग हैं। अगर हम सारी गवर्नमेंट्स मिलकर ये कहें कि हमने इन 8 बिलियन व्यक्तियों को इतना सशक्त बना देना है, तो क्या पूरी ग्लोबल इकोनॉमी प्रॉस्पर नहीं करेगी? दुगनी, तिगनी, चौगुनी, 10 गुनी नहीं हो जाएगी? इंस्टेड ऑफ सेइंग कि भाई मैं अमेरिका हूँ, मुझे वर्ल्ड की नंबर 1 इकोनॉमी रहना है, मुझे सबका पैसा चाहिए, क्यों? या मैं चाइना हूँ, मैं जिस भी तरीके से, अब चाहे अपने कस्टमर का ही नुकसान करके मैं ग्रो करूँ और मैं वो पैसा लगाऊं वॉरशिप्स बनाने में, हवाई जहाज बनाने में, जिससे नुकसान होना है, अरे वही पैसा क्या हम इकट्ठे मिलकर वो काम करने में नहीं लगा सकते जिससे आपका, मेरा, पूरे दुनिया का जो है फ़ायदा हो? लेकिन सर इकट्ठे कैसे होंगे? इंडिया चाइना के रिलेशंस तो इतने बिगड़े हुए हैं इस वक्त, खासकर तिब्बत वाले इंसिडेंट के बाद से, जब से वो दलाई लामा तिब्बत पे उन्होंने टेक ओवर किया और दलाई लामा इंडिया में है तब से अभी तक भी हैं। तो चाइना तो उनका तो एकदम स्ट्रिक्ट है कि भैया जब तक ये नहीं होगा तब तक आगे कुछ होगा नहीं। और जो इसमें जो मेरी स्टडी है, इंडिया चाइना रिलेशंस अच्छे थे तब तक जब तक चाइना में बुद्धिज़्म था। उसके बाद जब से कम्युनिस्ट रिजीम वहाँ पे आई, उन्होंने टेक ओवर किया और थोड़ा सा बुद्धिस्ट लोगों को ख़त्म किया, उसके बाद से रिलेशंस बिगड़े हैं। देखिए, रिलेशंस जो है वो एक माइंडसेट है। सिर्फ माइंडसेट चेंज करना होता है और ये समझना होता है कि लॉन्ग टर्म फ़ायदा किस में है। कोई भी हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर उसको धंधा समझ आता है और ये समझ आता है कि धंधे का पहला उसूल है कि आपने कस्टमर के आगे नतमस्तक होना है, हौस नहीं दिखानी, माइंडसेट चेंज हो गया।
आपने अगर ये किसी को समझा दिया कि हमारे साथ में काम करने से आपका भी भला, मेरा भी भला और पूरे इकोसिस्टम का और पूरे प्लैनेट का भला है, अगर वो इस समझने योग्य है तो गेम चेंज होगी। लेकिन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से मान लो चाइना राजी भी हो गया, आपकी पिटिशन काम करेगी, चाइना ने बोला ठीक है अब हम मी से भी हो जाते हैं, हम लोग मिलके काम करेंगे, बट स्टिल चाइना पे तिब्बत पे उनका है अभी तक। उसके बाद इंडिया के कुछ एरिया हैं एक्साई चीन वगैरह जो उन्होंने अपने अंडर में ले रखे हैं, तो जब तक वो फ्री नहीं होगा तो कैसे बात बनेगी। आपका इतना बड़ा घर है, घर का एक हिस्सा किसी ने कब्जा कर रखा है और आप बोल रहे हो कि यार हमें तो धंधे में फ़ायदा होगा, चलो ठीक है हम मिल के धंधा कर लेते हैं, वो छोड़ो उसे, ऐसे कैसे चलेगा। यही मेरी पिटिशन का एक पार्ट भी है कि चाइना अक्साई चीन से बाहर निकले, अरुणाचल से बाहर निकले, लद्दाख की जो उसने टेरिटरी हमारी ले ली है उससे बाहर निकले। मेरे घर का इतना सा भी हिस्सा चाइना नहीं हड़प सकता, बड़े क्लियर हैं हमसे। आपने जो मेरे फोर्सेस का नुकसान किया है आप उसकी भी भरपाई कीजिए। इसमें आप कंपनसेशन भी मांग रहे हो सोल्जर्स के लिए जो बिल्कुल, क्योंकि और क्या हम कह सकते हैं, वो सोल्जर वापस तो आ नहीं सकता। चाइना उसके लिए बेंड डाउन होके माफ़ी मांगे और उन सोल्जर्स की फैमिलीज को कॉम्पेंसेशन दे, और ऐसा कॉम्पेंसेशन दे ताकि वो फैमिलीज शायद कहीं पे चाइना को माफ़ करें और चाइना के लिए एक लेसन बने कि नहीं ये हमने किसी के साथ नहीं करना। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर कंपनसेशन ना भी दे, खाली अगर एक वो अपॉलजी ही दे दे तो भी काफ़ी है, क्योंकि हम लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि जो सोल्जर्स हमारे शहीद हुए हैं वो देश की रक्षा में ही हुए हैं, तो वो तो एक प्राउड थिंग हो गई उन फैमिली के लिए एक तरह से। तो उसके बदले में कंपनसेशन तो उनसे क्या चाहिए, लेकिन हाँ एक अपॉलजी वो दे सकते हैं, जैसे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जालियांवाला बाग के केस में अपॉलजी अपने पार्लियामेंट में अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने दी है कि जालियांवाला बाग में जो उन्होंने फायर किया था जनरल डायर ने, उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अब जाके अपॉलोजाइज़ किया है कि हाँ वो हमारे पार्ट से गलत हुआ था। मेरी हमेशा से इस चीज़ में बहुत फेथ रहा है। एक पुराना कहावत है, एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। आप बोलने को तो कुछ भी बोल लीजिए, ये भी है, ठीक है, लेकिन आपके जो कर्म हैं, आप एक्चुअल ऑन ग्राउंड क्या करते हैं वो ज़रूरी है। आपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में अपोलोजाइज कर लिया या कहीं पे भी आपने कुछ कह दिया, इससे क्या फ़र्क पड़ा? क्या उन फैमिलीज़ को कोई रिलीफ मिला? क्या जलियांवाला बाग के आसपास कुछ बदलाव आया? कुछ ऐसा महत्वपूर्ण होना चाहिए जो कि वाकई लगे कि हाँ यू रियली मीन दिस। आप सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहे। मैंने आपको फोर्स किया, आपको लॉजिक समझाया कि आप अपोलोजाइज कीजिए वरना मैं आपको बिजनेस नहीं दूंगा, बिल्कुल मैं अपने प्रोडक्ट्स भी नहीं दूंगा। तो आपने प्रेशर में आके वो कर लिया। वो अपोलॉजी नहीं होती। अपोलॉजी वो होती है जब वाकई कोई ऐसा कुछ आप क्या उन्हें बुला लेते, वहाँ पे जॉब ऑफर करते, रहने की जगह ऑफर करते, अपनी कंट्री में बुला लेते, इस तरह का कुछ नहीं, हमें उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो उनको सोचना होगा कि जिस ब्रुटैलिटी से आपने मेरे सोल्जर्स को मारा, मेरे भाइयों को मारा, मेरी देश की फौज की जो आपने हालत करी, व्हाट विल मेक अप फॉर दैट? आपने मारा ना, आप सोचिए व्हाट विल मेक अप फॉर इट। सर इसमें फिर ये भी एंगल आ जाएगा कि उन्होंने मारा तो हमने भी तो मारा था। अगर सिर्फ हम ये बोलेंगे कि हम ही पिटे थे तो वो फिर अपनी साइड को आपने डिमीन कर दिया कि हाँ भाई आप पिट के आ गए थे। रूट कॉज कहाँ है? रूट कॉज में किसकी गलती है? ठीक है ना? ठीक है। एक कोई भी कहीं पे कुछ इलीगल अनलॉफुल काम होता है तो आइडली कोर्ट का काम क्या होता है? ठीक है, लड़ाई हुई, क्यों हुई, किसके कारण हुई, क्या मुद्दा था, है ना? हमें रूट कॉज में जाना होगा। और एग्रेसर वही थे तो फिर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है पहले। आप मेरी ज़मीन में आओगे और मैं खड़े तमाशा देखूंगा?
अभी सर पिटिशन का आपने जिक्र किया, चाइनीज़ पीपल को आप एड्रेस कर रहे हो, आपके पास नंबर्स आ गए, आपने अपनी पिटिशन वहाँ तक पहुँचा दी, लेकिन चाइना का जो करंट सिनेरियो है, पॉलिटिकल सिनेरियो, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ के सिटीजन्स, इनके सिटीजन्स तक पहुँच गया, वो मान भी गए कि हाँ यार ये तो सही बात है, हम इंडिया के साथ मिलकर रह सकते हैं और हम हर तरह से ग्रो करेंगे? तो सिटीजन्स का से है अभी वहाँ की गवर्नमेंट में, वो उनके पास वो ताकत है कि वो अपनी बात ऊपर तक पहुँचा पाएँ? क्योंकि जो न्यूज़ आर्टिकल्स हम लोग पढ़ते हैं, चाइना से वैसे ज़्यादा खबरें बाहर आती नहीं हैं, लेकिन जितना आता है उससे हमें यही समझ में आता है कि अब तो CCP जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, उन्होंने तो पूरी तरह से टेक ओवर कर लिया है, लाइफ टाइम अपना कर दिया कि जब तक वो हैं तब तक वही प्रेसिडेंट रहेंगे, और इलेक्शंस भी नहीं होते हैं, जो होते भी हैं वो बस नाम के होते हैं, जो उनके अगेंस्ट होते हैं वो गायब हो जाते हैं। बहुत फेमस केस है अली बाबा के, जो फाउंडर थे, अली बाबा कंपनी थी वहाँ की, उसके फाउंडर ने उन कुछ छोटा सा स्टेटमेंट दिया था अगेंस्ट जिनपिंग, तो वो गायब है, तब से पता ही नहीं। एक फ़ोटो आई थी उनकी कि किसी स्कूल में वो टीचर हैं, तो ये हाल कर दिया उनका। दुनिया की टॉप 10 कंपनीज़ के ओनर थे वो, और वो इस वक्त एक स्कूल में टीचर हैं। तो वहाँ तो किसी की चलती नहीं है, जब तक टॉप लीडरशिप नहीं मानेगी। सिटीजन्स को अप्रोच कर भी लिया आपने, तो उससे क्या हासिल हो जाएगा? देखिए, एकता में शक्ति है, और क्या पता ये पिटिशन चाइनीज सिटीजन्स को एक कर दे, और बहुत सारी चीज़ें जो चाइना में सिटीजन्स के हक में ना हो, वो भी बदलाव आ जाए। सिर्फ एक स्विच की ज़रूरत होती है कि आपको सिर्फ ये समझ आना होता है कि इसमें कितनी चीज़ों का भला है। प्लस मैं बार बार ये कहता हूँ, कोई भी जब किसी चीज़ को क्वेश्चन करता है कि क्या ये मुमकिन है, इंसान चांद तक नहीं गया था, तो इसका मतलब क्या हम कभी चांद पे नहीं गए? इवेंचुअली इंसान चांद पे पहुंचा। आज हम यहाँ से बैठकर अपना रोवर चांद पे पहुंचा के उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। क्या ये पहले मुमकिन था? 10 साल पहले, 15 साल पहले? आज हम ये इंटरव्यू एक ऐसे डिवाइस पर रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसमें उससे ज़्यादा कंप्यूटिंग है, जो कि फर्स्ट मून मिशन में नहीं थी। क्या ये आज से 10 साल 20 साल पहले पॉसिबल था? आज हम घर पे बैठकर पूरी दुनिया से जुड़े हुए हैं, क्या ये 10 साल पहले पॉसिबल था? सो देयर इज ऑलवेज अ फर्स्ट, है ना? अगर हम नुकसान पहुंचाने वाली टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं, तो हम फ़ायदा पहुंचाने वाले कामों में भी इकट्ठे आ सकते हैं। एंड एक जो हम बचपन में कहानी सुनते थे, आज भी बच्चों को बताई जाती है कि जब स्टिक्स को आप एक साथ कर दीजिए, तो उस पूरे बंडल ऑफ स्टिक्स को तोड़ना नियर इम्पॉसिबल है ना? तो इसी तरीके से अगर इंडियन सिटीजन्स और चाइनीज सिटीजन्स एक साथ आ जाएं, चाहे वो अपने देश में, हम अपने देश में, हम यहाँ यूनाइटेड हो जाएं कि हमने ये काम नहीं होने देना, अब वो वहाँ यूनाइटेड हो जाएं कि वो कहें कि हाँ ये गलत हो रहा है, इस पर बदलाव लाइए, और फिर हम सारे इकट्ठे आ जाएं, हम कहें कि हम सब मिलकर वो काम करें जो कि प्लैनेट के हित में है, क्योंकि आज थ्रेट एक प्लैनेटरी थ्रेट है। अगर कहीं पे भी कोई आपदा आती है, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल है। क्लाइमेट चेंज होगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो ये नहीं है कि इंडिया के लिए नहीं है या चाइना के लिए नहीं है। आपकी इन्वेस्टमेंट करे हुए ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन ऑल वॉरशिप्स, इन ऑल प्लेन्स, इन ऑल मिलिट्री इक्विपमेंट, वो शून्य है। आप अपने घर पे बैठकर आप अपनी पब्लिक को खाना नहीं खिला पाएंगे। जिस दिन चाइनीज लीडरशिप को ये समझ आ गया, तो वो मी टू वी करना ही पड़ेगा। आज हम एक ऐसे कगार पे हैं जहां हम उसको विलिंगली कर सकते हैं, नहीं तो बाद इंटेलिजेंटली कर सकते हैं, नहीं तो बाद में फोर्सफुली करना भी चाहेंगे तब भी इट विल बी टू लेट। तो हम आज अपना माइंडसेट, एटीट्यूड क्यों ना चेंज करें? हम आज मिलकर
ग्लोबल हित में काम करना क्यों ना शुरू करें। तो इसी पे आपकी वो पिटिशन है, और वो पिटिशन का सर आप मुझे लिंक एक बार दोबारा भेज दीजिएगा, सो दैट मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो लोग ये देखेंगे, अगर आप लोग भी ये देख रहे हैं, तो पिटिशन का लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। वो लिंक आपको खोलना है, उसमें कुछ बहुत बेसिक डिटेल्स हैं, आपको अपना नाम वगैरह ऐड करना है और उसे सबमिट कर देना है। तो वो एक तरह से हमारे पास आ जाएगा कि हाँ, आपने ये पिटिशन साइन किया है। उसके बाद जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे उतना अच्छा रहेगा, और बाद में जब बहुत सारे लोग इस पिटिशन से जुड़ जाएंगे तो फिर हम वो सारा डाटा लेके चाइनीज़ अथॉरिटीज़ तक जाएंगे और बोलेंगे कि हमारे यहाँ के इतने लोगों ने इस चीज़ के लिए वो राज़ी हैं करने के लिए, और आप भी अपने यहाँ के लोगों तक ये पहुँचाओ और ये समझाओ उन्हें, और उन्हें राज़ी करो इस चीज़ के लिए। मैं साथ में आप सभी से ये अनुरोध करना चाहूँगा कि आप केवल भारतीय नागरिक हैं, तो इसलिए इस पिटिशन को सिर्फ भारतीय नागरिकों तक ना पहुँचाइए। ये पिटिशन आपके लिंक में कहीं कोई चाइनीज़ नेशनल है, आप दुनिया के किसी भी कोने में रह रहे हैं और आप किसी भी मूल के नागरिक हैं और आप किसी चाइनीज़ नेशनल को जानते हैं, उन तक पहुंचाइए और उनको भी कहिए कि इस पिटिशन को साइन करें। आप किसी भी नेशनैलिटी को बिलोंग करते हैं, आपके नेटवर्क में कोई भी नेशनैलिटी, आप उनको समझाइए कि देखिए ये जो काम भारत ने शुरू किया है वो ग्लोबल रेजोनेंस का काम है। आप हर नेशनैलिटी के लोगों से कहिए, आप देखिए इसको साइन कीजिए। इंग्लिश में, हिंदी में, दोनों वो पिटिशन लिखी हुई है, तो किसी भी नेशनैलिटी को आज अंग्रेज़ी समझने में तो दिक्कत है नहीं। तो मेरा आपसे अनुरोध है और हाथ जोड़ के विनती है कि इस पिटिशन को और इस इंटरव्यू को आप दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि बहुत फिनोमिनल नंबर्स में लोग जुड़ सकें, इस पिटिशन को साइन करें, और हम एक टारगेट बना के चलें कि 15 अगस्त, आने वाली 15 अगस्त, जो कि हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट ऐतिहासिक दिन है, उस दिन तक हम एक बहुत भारी संख्या में सिग्नेटरीज इसमें जोड़ सकें, और फिर हम चाइनीज़ गवर्नमेंट को ऑफिशियली ये पिटिशन प्रेजेंट करेंगे आप सबके बिहाफ पे। ये पिटिशन मेरी नहीं है, धीरज की नहीं है, ये हमारे देश की है, दुनिया की है। तो उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा साइन कीजिए। 15 अगस्त की डेडलाइन तक इतना ज़्यादा फैलाइए कि दुनिया के इतिहास में ये सबसे ज़्यादा सिग्नेचर्स वाली पिटिशन बने। हम 1 बिलियन सिग्नेचर्स तो इसमें बहुत आराम से ला सकते हैं। केवल इन दोनों की पॉपुलेशंस का एक एजुकेटेड हिस्सा, एक अपवर्डली मोबाइल हिस्सा, ग्लोबली टोटल मिनिमम उसका 2 बिलियन तो बन ही जाता है, तो उसका 50% तो हम आराम से इस पे साइंस ला सकते हैं।